वीडियो में हम चैप्टर 2 के दोहे के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है। आगे हमने पार्ट 1 और 2 में कबीर और रहीम के दोहों के बारे में जाना। इस पार्ट में हम वृंद के दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले दोहा पढ़ लेते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये किसका दोहा है? कवि वृंद का दोहा है। आप देख रहे हैं ना कि इस दोहे में कुछ खास बात की गई है। इसमें कुछ कहने पर बल दिया गया है। क्या कहने पर? यस, अभ्यास करने पर बल दिया गया है। यह अभ्यास होता क्या है? कहाँ कहाँ आपने ये शब्द पढ़ा या सुना है? तो अभ्यास या रियाज से हमें याद आता है कि संगीत या खेल, ये सब जगह पर हम ये शब्द ज़्यादा सुनते हैं। हमें पता है कि संगीत सीखने वाले नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोज़ाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों का इंटरव्यू सुना होगा या पढ़ा होगा कि वो बोलते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक अभ्यास करते थे, यानी कि रियाज करते थे। अभी भी बड़े बड़े जो ग्रेट सिंगर हो गए वो भी अपना अभ्यास या रियाज कंटिन्यू रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, वो देखेंगे। नई सीखने वाले हो उनको भी वो यही प्रेरणा देते हैं कि आप भी अभ्यास पर, अपने रियाज पर ज़्यादा समय दें, ज़्यादा उस पर मेहनत करें। इसी तरह हम देखते हैं कि खिलाड़ियों, उनको भी देखते हैं कि वो भी प्रतिदिन कई घंटे तक अपने समय का उपयोग करते हैं कि वो निरंतर उस पर प्रैक्टिस करते रहें। हमने समाचार या कभी समाचार में या कभी किसी में देखा सुना होगा कि मैच से पहले पूरी टीम जो है वो एक बार अभ्यास करती है। क्या बोलती है उसको? प्रैक्टिस करती है। आपको शायद यह भी पता होगा कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे काम को ही अभ्यास या प्रैक्टिस बोलते हैं। इस दोहे में, ये जो वृंद का दोहा है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते, यानी कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी एक ज्ञानवान बन जाता है। ओके, इस दोहे में बोलना क्या चाहते हैं कि अगर निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कोई मूर्ख व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक ज्ञानवान व्यक्ति बन सकता है। कवि ने मूर्ख के लिए यहाँ पे क्या बोला है? जड़मति शब्द यूज़ किया है। ओके, जड़मति होत सुजान, सुजान यानी कि सज्जन व्यक्ति, और जड़मति यानी कि मूर्ख व्यक्ति। ओके, तो कवि ने मूर्ख के लिए क्या बोला है? यहाँ पे जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो वो अर्थ होता है कि जो भी कोई प्लांट है, वनस्पति या मानो पेड़ पौधा, उसका वो हिस्सा जो जमीन के भीतर यानी कि जमीन के अंदर है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो हिस्सा, उसको क्या बोलता है? रूट बोलता है। रूट यानी कि जड़। ओके, जिसके द्वारा वो खाद और पानी ग्रहण करता है और फिर ऊपर ले जाकर उसे बाकी सारे पत्तों में या फिर बाकी सारे हिस्सों में उसे बांटता है। ओके, आप जड़ और चेतन पदार्थों के भेद के बारे में जानते हैं। जड़ का एक मीनिंग तो हमने पीछे देखा कि प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे है, लेकिन जड़ का दूसरा एक मीनिंग होता है कि वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते हैं, असाधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम जड़ बोलेंगे। लेकिन चेतन क्या हो गया कि वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, वो खुद बढ़ सकते हैं, खुद हिल डुल सकते हैं, तो वो क्या हो गया? चेतन हो गया। और जड़ यानी कि जिसमें हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, बढ़ नहीं सकते अपने आप, और उसके अंदर जीवन का कोई तत्व ही नहीं है, यानी कि टेबल कुर्सी ले लो, राइट, वो सब क्या हो गया? जड़ हो गया। और चेतन में क्या आ जाएगा? हम सारे मनुष्य आ जाएंगे, या फिर ये प्लांट्स भी आ जाएंगे। भले ही वो हिल डुल नहीं सकते, लेकिन
वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सारी क्रिया वो कर सकते हैं। सारे एनिमल्स ले लो, ओके, ये सब क्या हो गया, चेतन हो गया। तो यहाँ पे जड़ का अर्थ क्या हो गया, जड़ का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित या फिर बेजान। ये सारे शब्द क्या हो गए, जड़ का अर्थ हो गया। और मति को हम पता है बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा शब्द हमने आगे देखा कि जड़ मति, तो इसका पूरा शब्द का अर्थ क्या हो गया कि वो जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, यानी कि जो मूर्ख है, उसे क्या बोलेंगे, जड़ मति बोलेंगे। आम भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। ओके, सुजान को भी हम जानते हैं कि सुजान के क्या हो गया, चतुर, बुद्धिमान और विद्वान। जिसको हम बोलते हैं ना सज्जन व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, सुजान। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा पहले के समय तक ले चलते हैं। हम सब ने कुआं देखा है, राइट। अभी हमारे गांव से लेके शहर में ज़्यादातर सभी जगह पर घर पे पानी आ जाता है, इतनी सुख सुविधा अब हमें मिलती है। लेकिन पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में ऐसी सुविधा नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, कुएं का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले के ज़माने में ये जो कुएं हैं वैसे सादे हुए करते थे। इसके बाद यहाँ पर एक चक्र लगाया गया जिसको घिरनी बोलते थे, जिसके थ्रू रस्सी से अंदर और बाहर ऐसे पानी को खींच सकते थे। इसको क्या बोलते हैं, घिरनी बोलते हैं, जो यहाँ पे एक चक्कर लगाया गया होता था। तो ये पहले के ज़माने में नहीं था, ये घिरनी पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी, वो बाद में आई। उससे भी पहले के ज़माने में जो कुएं थे उसमें ऐसे सादे कुएं हुआ करते थे। ओके, सिर्फ रस्सी डालो और बाल्टी में पानी भरकर उसे खींच लो। या फिर ये जो हम यहाँ पे पाली देख रहे हैं ना, ये भी नहीं होती थी, सिर्फ ये पत्थर का बना फर्श होता था। तो इसमें होता क्या था कि एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटका कर ढील दे दी। तल तक पहुंचने के बाद 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटका दिया तो बाल्टी में पानी भर जाता था और फिर उसे हम ऊपर खींच लेते थे। ओके, तो ऐसे बार बार ऊपर नीचे करने की वजह से रस्सी से, अभी वो गिरनी तो है नहीं, तो ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये जो सपाटी है उस पर ये रस्सी का बार बार ऊपर नीचे आने जाने से इतने भाग में क्या होता था, निशान पड़ जाता था रस्सी का। ओके, तो पत्थर का बना फर्श होता था चारों तरफ कुएं के, और रस्सी से इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से पर क्या होता था, निशान बन जाता था, यानी कि गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए हमें यहाँ पे संस्कृत शब्द शिला का प्रयोग किया है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं सील यानी कि पत्थर पर परत निशान। रसरी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रस्सी बोल रहे हैं। तो रस्सी के आवत जात यानी कि रस्सी के ऊपर नीचे होने से सील यानी कि पत्थर पर क्या हो गया है, निशान हो गया है। ओके, तो जिसे हिंदी में सील शब्द बना, संस्कृत के शिला शब्द से हिंदी में सील शब्द बना। दोनों के अर्थ क्या है, पत्थर ही है। अब दोहे के भाव और संदेश के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। ओके, कि ये दोहा क्या कहना चाहता है। तो कवि सिर्फ ये कह रहा है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है। तो किसी भी काम के लिए अगर हमें सफलता पानी है तो अभ्यास करते रहना ज़रूरी है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो रस्सी से पत्थर पर निशान नहीं बनता, लेकिन निरंतर ऐसा करते रहने से क्या हो जाता है, कुएं के पत्थर पर रस्सी का निशान बन जाता है। तो एक असंभव कार्य भी संभव हो गया।
तो कवि यही कहते हैं कि अगर निरंतर हम अपनी फील्ड में अभ्यास करते रहें तो हम अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकते हैं। टिप्पणी देखते हैं इसकी कि जड़मति से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण यानी कि सिल पर परत निशान का प्रयोग किया गया। तो ये क्या हो गया? दृष्टांत अलंकार हो गया। अब भी दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे? हमने अगली कुछ वीडियो में थोड़ा हिंदी व्याकरण भी पढ़ा हुआ है। तो दृष्टांत अलंकार किसे कहेंगे कि किसी बात को समझाने के लिए उसका उदाहरण देने के लिए हम जीव जगत की किसी और चीज़ का उसका उदाहरण देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? दृष्टांत। यानी कि हमें निरंतर अभ्यास करने की बात कही जा रही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर किसी और चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि सील पर परत निशान। तो ये क्या हो गया? दृष्टांत अलंकार। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि लिखने वाली भाषा बोलने वाली भाषा में अंतर होता है? जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यस, लिखने वाली भाषा अक्सर वह होती है जो पूरे भाषा क्षेत्र में एक जैसी, उसे मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक भाषा, जो लिखने में पूरी तरह एक जैसी हो। ये हिंदी भले ही हम अलग अलग बोलते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं या हमारी थोड़ी सी बोली ऐसी होती है कि थोड़ी बोलने में अगर अलग लगे, लेकिन लिखने में और पढ़ने में तो हम एक जैसा ही पढ़ते लिखते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? मानक भाषा हो गया। लेकिन बोली जाने वाली भाषा के दो रूप साथ साथ मिलते हैं। एक मानक रूप होता है और दूसरा होता है क्षेत्रीय या स्थानीय रूप जिसे कहते हैं। तो मानक रूप है वो हर जगह एक जैसा बोला जाता है। ओके, मानक रूप जो होता है वो हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन स्थानीय रूप अलग अलग होते हैं। जैसे कि हो गया कलकत्तिया हिंदी हो गया, बम्बईया हिंदी हो गया। ओके, इन स्थानीय रूप के साथ उसी भाषा क्षेत्र की उपभाषा होती है। जैसे हो गया अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, ये सब हिंदी के ही उपभाषाएं हो गई। समझ रहे हो? हर क्षेत्र की उपभाषा के उच्चारण का तरीका और बोलने का लहजा भी अलग अलग होगा। हम देखते हैं कि वो सब हिंदी बोलते हैं लेकिन सबकी भाषा डिफरेंट लगती है हमें, राइट? तो ये क्या होगी? सारी उपभाषाएं हो गई। इस दोहे में रसरी ऐसा शब्द ही देखा हमने। ओके, तो ये मानक भाषा है रस्सी। मानक भाषा यानी पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदी में हम रस्सी को मानक भाषा यानी कि पूरे जगह में उसे रस्सी के नाम से जाना जाता है। ओके, लेकिन इस रस्सी को ब्रज भाषा में क्या बोले जाते हैं? रसरी बोला जाता है। तो दोहे की भाषा क्या हो गई? ब्रज हो गई। आप समझ रहे हो ना? इस दोहे के अर्थ को जानने के संदर्भ में हम मानक भाषा और उपभाषा के अंतर समझा कि मानक भाषा किसे कहते हैं और स्थानीय भाषा यानी कि उपभाषा, स्थानीय भाषा यानी कि उपभाषा में क्या अंतर है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्ग में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्व हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ओके, और ये सबकी उपभाषाएं। अब नेक्स्ट वृंद का दोहा देखते हैं कि नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसी निर्मल आरसी बलि बुरी कही तेत। यहाँ पे एक दोहे में शब्द आया आरसी। तो आरसी किसे कहते हैं? कि आरसी का अर्थ होता है शीशा या आईना। ओके, आरसी एक आभूषण का नाम भी है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थी, जिसमें एक शीशा या आईना लगा होता था और अपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये हो गया जिसे वो अपने अंगूठे में धारण करती थी, जिसके अंदर ये क्या है? एक आईना रखा हुआ है जिसे साज श्रृंगार के काम आता था। निर्मल
यानी कि साफ सुथरी आरसी वास्तव में रंग रूप या साज श्रृंगार के लिए अच्छे या बुरे होने का प्रकट कर देती है। हम कैसे दिख रहे हैं आज, तो हमें आईना बता देता है कि भाई तू अच्छा दिख रहा है कि नहीं अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करता है वह, यही ना कि जो जैसा है यानी कि अच्छा है या बुरा है उसे प्रतिबिंबित कर देता है या बता देता है कि आज हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। तब इस दोहे का अर्थ क्या हुआ कि आदमी के नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती है। तो ठीक उसी तरह आदमी की जो आंखें हैं वो आदमी के अंदर रही हित और अहित को बयां कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे कि स्वच्छ आरसी भले बुरे रंग रूप को व्यक्त करती है, तो आदमी की आंखें हैं वो उसके मन के भावों को उजागर करती है। प्रेम करने वाले की आंखों में चमक होती है, तो क्रोध हो तो आंखें कैसी हो जाती है, हमारी लाल हो जाती हैं। अगर शौक लगता है तो आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमें किसी की आंखें पढ़कर ही समझ आ जाता है कि इसके दिल में क्या चल रहा होगा, क्या वो बड़ी टेंशन में है या वो फिर दिल से खुश है। ठीक है, तो ये आंखें एक आईने की तरह काम करती है कि व्यक्ति के मन के अंदर, व्यक्ति के दिल के अंदर क्या छुपा है वो हमें पता लग जाता है। आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती हैं। बिहारी भी लिखते हैं कि झूठे जान न संग रहे, मुख सोनिक से बैन, याही ते विधि ने किए, बातत को ये नैन। मुख से निकले हुए वचन तो झूठे हो ही जाते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे मुख से निकलते हैं, तो मतलब मुख से निकली हुई हर चीज़ झूठी होती है, ऐसा बिहारी कहते हैं। यानी कि समझ लो ना कि कुछ खाया है या कुछ पिया है, वो मुख से निकले तो वैसे ही झूठा हो गया, मुंह से लगता है तो झूठा हो ही जाता है। इस वचनों को झूठ जानकर कवि ने कहा है कि सच्ची बातें तो आँख ही कहती है। ठीक है, इस वचन को अगर किसी भी वचन, कोई भी कुछ बोल रहा है वो सब झूठ है, तो सच कैसे पता चलेगा, तो आंखें जो है वो हमारी सच्चाई बताती है। इसीलिए सच को व्यक्त करने के लिए भगवान ने हमें ये नैन दिए हैं। ये इस दोहे का अर्थ है। ओके, कवि ने इस दोहे में बताना चाहा है कि आंखें मनुष्य के हृदय के भाव को प्रकट करती है, और ये हम इन्हें देखकर समझ जाते हैं कि व्यक्ति हमारे प्रति मन में कैसा भाव रखता है। नैना शब्द संस्कृत के नयन शब्द से बना है, यानी कि ये तद्भव रूप है। हमने आगे देखा, बहादुर वाले चैप्टर में भी देखा कि तद्भव, तत्सम, देशज और आगत, ये 4 शब्द के भेद होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, संस्कृत शब्द में नयन था तो वहाँ से क्या हो गया, नैना बन गया। तो हिंदी में अगर शब्द बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, तद्भव कहता है। हित से हेत और अहित से अहेत भी ऐसा ही प्रयोग है। ओके, हित को हेत से हित बना और अहित से अहित, यानी कि ये भी एक तद्भव का रूप हो गया। और इस दोहे का क्या हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। वो दृष्टांत अलंकार कैसे हो गया ये आप सोचिएगा। ठीक है, हमने तो यहाँ पे 2 दोहों के बारे में चर्चा की जो वृंद के थे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसी बात पे हम इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ये सुनने के लिए। बाय बाय, सी यू।